हम सब ना जब भी कोई नया फोन या कोई नया टीवी खरीदते हैं तो सबसे पहले उसके डब्बे पर लिखी वारंटी चेक करते हैं। हाँ बिल्कुल, सबसे जरूरी चीज वही लगती है उस वक्त। राइट। पर क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि जिस शरीर पर हम इतना गुरूर करते हैं, जिस बॉडी को हम दिन रात यूज करते हैं, क्या उसकी भी कोई मैन्युफैक्चरिंग वारंटी होती है? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्योंकि आज की इस गहन चर्चा में जब मैं हमारे सोर्सेज और इन नोट्स को पढ़ रही थी तो एक बहुत ही थोड़ी डरावने वाली बात सामने आई। और इन सोर्सेज के हिसाब से इंसानी शरीर की एक बाय डिफॉल्ट वारंटी होती है और वो होती है सिर्फ 40 साल। सिर्फ 40 साल? वही तो। और इसमें सबसे बड़ी आयरॉनिकल बात यह है कि लोग अपनी पूरी जवानी इस गलतफहमी में गुजार देते हैं कि वो 60 या 70 साल की उम्र तक इस मशीन को जैसे चाहें वैसे रफ यूज कर सकते हैं। हाँ, उन्हें लगता है बॉडी हर झटके को आसानी से झेल लेगी। एग्जैक्टली पर देखिए, सच्चाई थोड़ी अलग है। जैसे ही 40 की उम्र आती है ना, आसपास उसके शरीर का सिस्टम एकदम से अपने पुराने डैमेजेस का बिल निकालकर टेबल पर रख देता है। ओह वाओ! मतलब सारा हिसाब एक साथ? एक साथ जो भी लापरवाहियां पिछले 20 साल में हुई हैं, वो सब अचानक से फिजिकल प्रॉब्लम्स बनकर सामने आने लगती हैं। तो ये बिल आखिर दिखता कैसा है? क्योंकि अक्सर लोग 40 के बाद अचानक वजन बढ़ने या बेवजह एंग्जाइटी महसूस होने को सिर्फ उम्र का बढ़ना कहकर टाल देते हैं। लोग उसको नॉर्मल एजिंग मान लेते हैं। सही कहा। लेकिन हमारे सोर्सेज कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। इस पूरी रिसर्च में एक टर्म बार बार सामने आ रहा था, सेकंड ब्रेन। अब मैं समझ नहीं पा रही थी कि पेट को दूसरा दिमाग कहना कहाँ तक लॉजिक है। हाँ, ये थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। वही ना, दिमाग तो दिमाग है जो सर में होता है। पेट का काम तो सिर्फ खाना पचाना है, तो पेट दिमाग कैसे हो गया? बस यही तो बायोलॉजी की सबसे बड़ी गलतफहमी है जो जो दशकों से चली आ रही है। देखिए, पेट सिर्फ एक डाइजेशन की थैली नहीं है। अच्छा। हमारे गट में यानी पाचन तंत्र में लगभग 100 ट्रिलियन यानी 100 खरब बैक्टीरिया होते हैं। इनका टोटल वजन अगर आप देखें तो लगभग 1 से 2 किलो तक होता है। वेट 2 किलो बैक्टीरिया सिर्फ हमारे पेट में होते हैं? बिल्कुल, ये पूरी एक दुनिया है जो हमारे अंदर बसी हुई है। और सबसे बड़ी बात, ये दिमाग के साथ लगातार बातचीत करती है। बातचीत करती है? कैसे? एक स्पेशल नर्व के जरिए, जिसे वेगस नर्व कहते हैं। ये एक तरह का बाई डायरेक्शनल हाईवे है। दिमाग पेट को सिग्नल भेजता है, पर उससे कहीं ज्यादा सिग्नल्स पेट दिमाग को भेजता है। मतलब दिमाग पेट को ऑर्डर नहीं दे रहा, पेट दिमाग को ऑर्डर दे रहा है। ये तो पूरा हायरार्की ही उलट गया। साइंस के नए डेटा के हिसाब से बिल्कुल ऐसा ही है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे शरीर में लगभग 90% सेरोटोनिन, जो कि हैप्पी हार्मोन होता है ना, जिसकी कमी से डिप्रेशन होता है, हाँ हाँ, सेरोटोनिन के बारे में तो काफी सुना है। तो वो दिमाग में नहीं बनता, बल्कि इसी गट में बनता है। यही एक 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया तय करते हैं कि आज आपका मूड कैसा रहेगा। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, अचानक से मीठा खाने की क्रेविंग होगी या नहीं, और शरीर फैट को कहाँ स्टोर करेगा, ये सब गट तय करता है। सीधी सी बात है, अगर गट का इकोसिस्टम डिस्टर्ब है तो दिमाग किसी भी हाल में शांत नहीं रह सकता। अगर इसको एक आसान एनालॉजी से हम समझें तो क्या ये बिल्कुल एक गाड़ी के इंजन जैसा नहीं है? इंजन जैसा कैसे? जैसे अगर हम किसी महंगी गाड़ी में लगातार खराब और सस्ता फ्यूल डालते रहें तो उसका असर शुरू के 10 या 20 हजार किलोमीटर तक शायद उतना ना दिखे। हाँ, गाड़ी चलती रहती है आराम से। राइट, गाड़ी लगातार चलती रहती है, पर जैसे ही वो एक स्पेसिफिक माइलेज क्रॉस करती है, मान लीजिए वही 40 साल की उम्र वाली लिमिट जो हमने बात की, तो अचानक से पूरा सिस्टम ब्रेकडाउन होने लगता है। डैशबोर्ड पर चेक इंजन की लाइट जलने लगती है और इंजन से अजीब आवाजें आने लगती हैं। बिल्कुल परफेक्ट एनालॉजी है ये। खराब फ्यूल यानी गलत लाइफस्टाइल और हमारी डाइट का असर उन 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया की कॉलोनी को धीरे धीरे खत्म करता है। तो शुरू में हमें पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि शुरू में जब हम 20 या 30 के दौर में होते हैं, तब शरीर उस डैमेज को किसी तरह कॉम्पनसेट कर लेता है। नए सेल्स जल्दी बनते हैं ना उस उम्र में। अच्छा, मतलब बॉडी उसको कवर अप कर लेती है। एग्जैक्टली। पर 40 साल आते आते वो जो सेल्यूलर कॉम्पनसेशन है, वो धीमा पड़ जाता है, फिर सीधा ब्रेकडाउन होता है। जो समस्याएं हमें लगता है कि दिमाग की हैं, जैसे स्ट्रेस या थकान, उनकी जड़ असल में उस इंजन यानी हमारे गट में होती है। अब यहाँ एक बड़ा ऑब्वियस सवाल उठता है, अगर अंदर का इंजन खराब हो रहा है तो चेक कैसे करें?
क्योंकि लोग तो ऐसी बातें सुनते ही तुरंत महंगे ब्लड टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल चेक्स और एमआरआई वगैरह की तरफ भागने लगते हैं। पर मैंने इन नोट्स में एक बहुत ही अलग और सरप्राइजिंग मेट्रिक देखा, द 90 सीएम टेस्ट। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये एक ऐसा तरीका है जिसमें बिना किसी लेबोरेटरी या टेस्ट ट्यूब के पता चल सकता है कि बॉडी के अंदर आखिर चल क्या रहा है। द 90 सेंटीमीटर टेस्ट वाकई एक बहुत ही असरदार मार्कर है। इसमें देखिए, करना सिर्फ इतना होता है कि सुबह उठकर अपने बेली बटन यानी नाभि के ठीक ऊपर से एक आम इंच टेप से अपनी कमर का नाप लेना है। बस 1 इंच टेप से? बस इंच टेप से। अगर ये नाप मर्दों के लिए 90 सेंटीमीटर और औरतों के लिए 80 सेंटीमीटर से ज़्यादा आता है तो समझ लीजिए डैशबोर्ड की चेक इंजन लाइट ऑन हो चुकी है। ओह, तो ये नॉर्मल वेट गेन नहीं है? नहीं, ये कोई नॉर्मल वजन बढ़ना नहीं है। ये एक सीधा रेड फ्लैग है कि बॉडी अब स्ट्रेस स्टोरेज मोड में जा चुकी है। रुकिए, इसमें मुझे थोड़ा पुशबैक देना होगा इन सोर्सेस को। 90 सेंटीमीटर ही क्यों? 95 क्यों नहीं? ये बहुत वैलिड सवाल है। और सिर्फ पेट का ही नाप क्यों लेना है? बाजू या थाई का क्यों नहीं ले सकते? मेरा मतलब है, अगर इंसान मोटा हो रहा है तो पूरी बॉडी पर फैट आएगा ना। इस एक स्पेसिफिक नंबर और जगह के पीछे आखिर क्या बायोलॉजी काम करती है? देखिए, इसमें एक बहुत जरूरी डिस्टिंक्शन है जो समझना होगा। फैट असल में दो तरह के होते हैं। एक होता है सबक्यूटेनियस फैट। सबक्यूटेनियस फैट? हाँ, जो हमारी स्किन के ठीक नीचे होता है, जैसे बाजुओं पर, पैरों पर, गाल पर। यह फैट रिलेटिवली हार्मलेस होता है। ये बस शरीर को एक तरह से इंसुलेशन देता है, ठंड से बचाता है। अच्छा, और दूसरा? दूसरा होता है विसरल फैट। ये वो फैट है जो हमारे पेट के अंदर, हमारे मेन ऑर्गन्स जैसे लिवर, पैंक्रियाज और इंटेस्टाइन्स के बिल्कुल आसपास जमा होता है। ओह, मतलब ये ऑर्गन्स के ऊपर चढ़ा होता है? वो उसी विसरल फैट को नापने का इंडिकेटर है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि विसरल फैट सिर्फ एक डेड वेट नहीं है जो आप उठाकर घूम रहे हैं। तो और क्या करता है? ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है। यानी ये लगातार ऐसे केमिकल्स और इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस हमारे ब्लड में रिलीज करता रहता है जो पूरे सिस्टम को ही डेंजर मोड में डाल देते हैं। ये सच में थोड़ा डरावना है। तो ये विसरल फैट अचानक से आता कहाँ से है? मतलब हम खाना तो वही नॉर्मल खा रहे हैं ना जो हमेशा से खाते थे। ये सीधा जुड़ता है कॉर्टिसोल हार्मोन और हमारे डेली स्ट्रेस से। स्ट्रेस से, खाने से नहीं? खाने से भी, पर प्राइमरी ट्रिगर स्ट्रेस है। जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं तो शरीर कॉर्टिसोल रिलीज करता है। अब देखिए, हमारे दिमाग को ये नहीं पता कि आज का जो स्ट्रेस है वो एक आने वाली ईएमआई की डेडलाइन है या ऑफिस में बॉस का गुस्सा है। हाँ, दिमाग तो पुराना ही है ना हमारा। वही तो, बायोलॉजी हमारी बहुत पुरानी है। बॉडी को वही एंशिएंट सिग्नल मिलता है कि भैया जंगल में कोई शेर पीछे पड़ा है और अब जान खतरे में है। ऐसी इमरजेंसी मोड में शरीर तय करता है कि आगे क्या होगा। पता नहीं खाना मिलेगा या नहीं, इसलिए एनर्जी बचाकर रखो। वो ब्लड से एक्स्ट्रा ग्लूकोज निकालकर उसे सीधा फैट में बदलता है और उस फैट को पेट पर डाल देता है। हाँ, क्योंकि पेट सबसे आसान जगह है जहां ऑर्गन्स के सबसे करीब एनर्जी स्टोर हो सकती है, ताकि जब जरूरत पड़े भागने की, वो एनर्जी तुरंत काम आ सके। ये सच में दिमाग घुमा देने वाला कॉन्सेप्ट है। तो इसका मतलब पेट के आसपास का जो मोटापा है वो सिर्फ पिछली रात खाई गई उस डबल मसाला बिरयानी का अकेला नतीजा नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे शरीर का एक बहुत ही पुराना सर्वाइवल सिस्टम है जो इस आधुनिक दुनिया में गलत वक्त पर एक्टिवेट हो गया है। हम सोचते हैं कि हमने जंक फूड खा लिया है इसलिए मोटे हो गए, पर हमारा दिमाग सोच रहा है कि एक जंग चल रही है और उसने बंकर में राशन इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। बहुत खूब, बिल्कुल वैसा ही है। और उस राशन को वहां जमा होने से रोकना आज की लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। क्योंकि शेर तो है नहीं। एग्जैक्टली, क्योंकि हम उस शेर से भाग तो नहीं रहे हैं, हम तो बस अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे स्क्रीन देख के स्ट्रेस ले रहे हैं। तो वो एनर्जी कभी बर्न ही नहीं होती और वहीं पेट पर पड़ी रहती है। लेकिन यहाँ एक और वेरिएबल है जो इस पूरी प्रॉब्लम को कई गुना और बड़ा कर देता है। वो क्या है? वो वेरिएबल है वक्त। आप क्या खाते हैं इससे कहीं ज्यादा जरूरी अब ये हो गया है कि आप किस वक्त खाते हैं। यहाँ मैं थोड़ा डिसएग्री करूंगी हमारे सोर्सेस से। मेरा मतलब है कैलोरी का आखिर कैलोरी होती है ना। अगर मैंने 500 कैलोरी दिन के 1 बजे खाई या रात के 10 बजे खाई, डाइजेशन तो सेम ही होना चाहिए। देखने में ये लगता है। हाँ, रात के 10 बजे अचानक शरीर की केमिस्ट्री थोड़ी ना बदल जाएगी। देखने में ये एक बड़ा सिंपल मैथ्स लगता है, पर देखिए ह्यूमन बायोलॉजी मैथ पर नहीं चलती,
वो सर्केडियन रिदम पर चलती है। सर्केडियन रिदम। हाँ, यानी हमारा शरीर सूरज की रोशनी और अंधेरे के हिसाब से अपने हार्मोन सेट करता है। साइंस इस बात को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करती है कि हमारा जो इंसुलिन है, जो कि वो मास्टर हार्मोन है जो ब्लड से ग्लूकोज को निकालकर सेल्स में डालता है, वो सनसेट के बाद एक तरह से ऑफ ड्यूटी हो जाता है। ऑफ ड्यूटी मतलब इंसुलिन सो जाता है? एक तरह से हाँ। इंसानी शरीर एवोल्यूशन के हिसाब से रात में हेवी डाइजेशन के लिए बना ही नहीं है। तो जब कोई रात के 10 बजे भारी खाना खाता है तो बॉडी उस वक्त इंसुलिन रेजिस्टेंस शो करती है। वो ग्लूकोज सेल्स में जाने के बजाय ब्लड में घूमता रहता है और आखिर में लिवर पर फैट बनकर चिपक जाता है, जिसे आजकल फैटी लिवर कहा जाता है। बिल्कुल सही। फैटी लिवर आजकल हर तीसरे इंसान को निकल रहा है। वहाँ लॉजिक बिल्कुल क्लियर है मुझे अब। अगर इसे थोड़ा विजुअलाइज किया जाए ना, तो ये बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे किसी बहुत बड़ी फैक्ट्री में रात के वक्त तब सबसे हैवी प्रोडक्शन की शिफ्ट शुरू कर दी गई हो, जब सारे काम करने वाले जरूरी वर्कर्स यानी हमारा इंसुलिन छुट्टी करके घर जा चुके हैं। ये कमाल की एनालॉजी है। अब फैक्ट्री में रॉ मटेरियल तो लगातार अंदर आ रहा है ट्रक भर भर के, पर उसे प्रोसेस करने वाला कोई वहां मौजूद ही नहीं है। नतीजा ये होगा कि सामान बस वहां पड़ा पड़ा सड़ने लगेगा, कचरा बनेगा और फैक्ट्री की मशीन्स को पूरी तरह से जैम कर देगा। एग्जैक्ट वही चीज लिवर के साथ होती है। फैक्ट्री में सिर्फ कचरा जमा हो रहा है रात 12 बजे के बाद। अब इस कचरे को हटाने और उन 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया की जो कॉलोनी मर रही है उसको वापस जिंदा करने के लिए एक प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी चाहिए थी, जो हमारे नोट्स में 1% चेंज के नाम से दी गई है। हाँ, यहाँ पर रिसर्च एक हैक सजेस्ट करती है। इसे 3F फॉर्मूला नाम दिया गया है और ये काफी डीप सेलुलर लेवल पर जाकर काम करता है। 3F फॉर्मूला, ये सुनने में किसी टेक स्टार्टअप के नए बिजनेस मॉडल जैसा लगता है मुझे, पर बायोलॉजिकल लेवल पे ये 3F आखिर क्या है और कैसे काम करते हैं? ये 3F सुनने में बहुत आसान है, पर बहुत पावरफुल बायोलॉजिकल टूल्स हैं। पहला F है फाइबर। जैसे सब्जियां और दालें? हाँ, सब्जियां, दालें, बीज, अमरूद। फाइबर असल में प्रीबायोटिक्स होते हैं। अच्छा, मतलब हम उनके लिए खा रहे हैं? बिल्कुल। जब तक उन्हें फाइबर नहीं मिलता वो भूखे रहते हैं, और जब वो भूखे होते हैं तो गट की लाइनिंग को ही खाना शुरू कर देते हैं। बाप रे। जिसकी वजह से पेट में इन्फ्लेमेशन होता है। फिर दूसरा F आता है फर्मेंटेड फूड। जैसे दही या इडली? हाँ, दही, इडली या kombucha। ये प्रोबायोटिक्स होते हैं। इनके अंदर पहले से लाइव कल्चर्स यानी जिंदा बैक्टीरिया होते हैं। तो ये अंदर जाकर क्या करते हैं? जब ये गट के एनवायरनमेंट में जाते हैं तो वहां जाकर नए और अच्छे बैक्टीरिया की पूरी फौज खड़ी कर देते हैं। ये उस फैक्ट्री में नए वर्कर्स लाने जैसा है जिनकी कमी हो गई थी। ओके, तो फाइबर प्रीबायोटिक्स हो गया और फर्मेंटेड फूड प्रोबायोटिक्स, दोनों मिलकर वर्कफोर्स को ठीक कर रहे हैं। पर तीसरा F क्या है? तीसरा और सबसे क्रिटिकल F है फास्टिंग। फास्टिंग यानी दिन भर भूखे रहना, वो 16 घंटे वाली फास्टिंग? नहीं, यहाँ लंबी फास्टिंग या डाइटिंग की बात नहीं हो रही है, बल्कि सिर्फ रात के डिनर और अगले दिन के ब्रेकफास्ट के बीच कम से कम 12 घंटे का गैप रखने की बात है। सिर्फ 12 घंटे? ये तो सोते हुए ही निकल जाते हैं। हाँ, पर इसकी पीछे की बायोलॉजी बड़ी दिलचस्प है। जब हम 12 घंटे कुछ नहीं खाते तो शरीर पचान का काम छोड़कर आखिरकार रिपेयर का काम शुरू कर पाता है। इस दौरान माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स नाम का एक बायोलॉजिकल प्रोसेस शुरू होता है। आप इसे एक तरह की झाड़ू समझ लीजिए जो पेट और आंतों में घूम घूम कर दिन भर का बचा कुचा कचरा साफ करती है। ओह, ऑटोमेटिक सफाई सिस्टम। हाँ, और सेल्स अपने डैमेज पार्ट्स को खुद खाने लगते हैं, जिसे ऑटोफैजी कहते हैं। अगर आप रात भर कुछ न कुछ स्नैक करते रहेंगे, चिप या बिस्किट खाते रहेंगे, तो फैक्ट्री सफाई मोड में कभी जाएगी ही नहीं। ऑटोफैजी और माइग्रेटिंग मोटर कॉम्प्लेक्स, अब मुझे समझ आया कि ये सिर्फ वेट लॉस का गेम नहीं चल रहा है, ये पूरा सेल्यूलर क्लीनअप का मैकेनिज्म है। बिल्कुल। और अगर हम इन 3F को ठीक से अपना लें, यानी फाइबर, फर्मेंटेड फूड और फास्टिंग, तो उससे एक चौथा F भी ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, जो हमने इन नोट्स में पढ़ा था, फन यानी खुशी। हाँ, और वो कोई हवाई बात नहीं है। राइट, क्योंकि जैसा हमने शुरू में डिस्कस किया था ना, जब वेगस नर्व के थ्रू दिमाग को पेट से शांति का सिग्नल मिलेगा तो मूड तो अपने आप स्टेबल हो ही जाएगा। एग्जैक्टली। जब पेट के अंदर आग नहीं लगी होती, इन्फ्लेमेशन नहीं होता, तो एंजाइटी और जो ब्रेन फॉग लगता है दिन भर, वो अपने आप कम हो जाते हैं। वेगस नर्व हाईवे पर ट्रैफिक क्लियर हो जाता है। चलिए, फैक्ट्री ठीक करने का बायोलॉजी तो मुझे एकदम क्लियर हो गया,
पर उस ऑफिस वाले शेयर का क्या? शेयर। हाँ, उस ईएमआई और डेली डेडलाइंस वाले स्ट्रेस का क्या? स्ट्रेस तो हर जगह है आजकल और लगभग रोज ही है। अगर स्ट्रेस खत्म नहीं होगा तो वो कॉर्टिसोल हार्मोन बार बार रिलीज होगा हाँ, और फिर वही विसरल फैट पेट पर जमा होने लगेगा। तो इस मॉडर्न स्ट्रेस लूप को तोड़ने का आखिर क्या तरीका दिया है इन्होंने? इस चीज को काउंटर करने के लिए इस एनालिसिस में एक बहुत ही शानदार और थोड़ा अजीब इमोशनल हैक दिया गया है। हम समझते हैं कि स्ट्रेस दिमाग की समस्या है, पर इसका समाधान एक सोशल एक्ट में छिपा हुआ है। सोशल एक्ट? इसे द 7 हग रूल कहा जाता है। 7 हग रूल? हाँ, यानी दिन में 7 बार किसी को दिल से गले लगाना। मैं अगर पूरी ईमानदारी से कहूँ तो जब मैंने ये नोट्स में पहली बार पढ़ा तो मुझे ये किसी व्हाट्सएप फॉरवर्ड जैसा लगा। मुझे भी शुरू में वैसा ही लगा था। वही जिसमें गुड मॉर्निंग और पॉजिटिव थिंकिंग जैसी बातें होती हैं। हगिंग और फैट लॉस, इनका आपस में क्या रिलेशन हो सकता है? इसके पीछे का क्या विज्ञान हो सकता है? सुनने में वाकई अजीब लगता है, पर इसकी बायोलॉजी बहुत ठोस है। जब दो इंसान एक दूसरे के गले लगते हैं तो स्किन पर मौजूद कुछ स्पेशल मैकेनोरिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। ये सीधा दिमाग के एक हिस्से पिट्यूटरी ग्लैंड को तुरंत सिग्नल भेजते हैं। वहां से एक हार्मोन तेजी से हमारे ब्लड में रिलीज होता है जिसे ऑक्सीटोसिन कहते हैं। अच्छा, जैसे बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं शायद? सही पकड़ा, इसे बॉन्डिंग या कडल हार्मोन कहते हैं। और बायोलॉजी का यहाँ एक बड़ा सख्त रूल है। ऑक्सीटोसिन और कॉर्टिसोल एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट काम करते हैं, एक सीसॉ की तरह। ओ, मतलब दोनों एक साथ ऊपर नहीं रह सकते? बिल्कुल नहीं। जब शरीर में ऑक्सीटोसिन का लेवल ऊपर जाता है तो वो रिसेप्टर्स ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाते हैं जो कॉर्टिसोल बनाते हैं। कॉर्टिसोल का लेवल अपने आप नीचे गिरने लगता है। दोनों हार्मोन्स एक ही वक्त में बॉडी में हाई नहीं हो सकते। मतलब फिजिकल टच डायरेक्टली हमारी केमिस्ट्री को बदल रहा है। तो जब हम किसी को गले लगते हैं तो दिमाग उस सीएमआई वाले इमेजिनरी शेयर को कुछ देर के लिए भूल जाता है। एग्जैक्टली। शरीर को तुरंत एक बायोलॉजिकल संदेश मिलता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम सेफ हो और तुम अपने लोगों के बीच हो। और जैसे ही बॉडी को सेफ महसूस होता है, वो फैट स्टोर करने वाला इमरजेंसी सर्वाइवल स्विच खटाक से ऑफ कर देती है। वाओ! ये बेली फैट और स्ट्रेस के खिलाफ एक तरह से सीधा बायोलॉजिकल लेवल पर टक्कर लेने जैसा है। एक खुश ऑक्सीटोसिन से भरे शरीर में फैट बर्न करना 1000 गुना ज्यादा आसान होता है, बनिस्बत एक ऐसे शरीर के जो लगातार डर और अकेलेपन में जी रहा हो। ये फैक्ट ना, ये अपने आप में किसी माइंड ब्लोइंग डिस्कवरी से कम नहीं है मेरे लिए। जरा डिटेल में सोचिए इस बारे में। एक पूरी तरह से फिजिकल और क्रॉनिक समस्या जैसे कि पेट के आसपास का स्टबर्न फैट, हाई कॉर्टिसोल और फैटी लिवर, जिसके लिए लोग सुबह शाम जिम में पसीना बहा रहे हैं, महंगे महंगे सप्लीमेंट्स खा रहे हैं, उसका एक इतना असरदार और डीप सॉल्यूशन एक टोटली इमोशनल और सोशल क्रिया में छिपा हुआ है, यानी सिर्फ किसी को ढंग से गले लगाने में। ये तो बायोलॉजी की खूबसूरती है। वही तो, हम आम तौर पर हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किसी नई डाइट पिल या 30 दिन के चैलेंज में ढूंढते हैं, जबकि शरीर का सेल्यूलर रिस्पॉन्स आपस में जुड़ने, बात करने और फिजिकल बॉन्डिंग से बदल रहा है। सोशल कनेक्शंस आर लिटरली बायोलॉजिकल इंटरवेंशंस। ये एक ऐसी बात है जो हम अक्सर भूल जाते हैं। हम इंसान अकेले आइसोलेशन में जीने के लिए डिजाइन नहीं हुए हैं। हमारा नर्वस सिस्टम दूसरे इंसानों के नर्वस सिस्टम के साथ सिंक में रहकर ही अपने ऑप्टिमल लेवल पर परफॉर्म करता है। हग्स के जरिए ऑक्सीटोसिन बढ़ाना ये कोई न्यू एज फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक जरूरत है उस सर्वाइवल स्विच को बंद रखने के लिए। तो आज इस गहन चर्चा में हमने जिस कॉम्प्लेक्स वेब को अनरेवल किया है ना, वो सच में हमारे खुद को देखने के नजरिए को पूरी तरह बदलता है। बिल्कुल बदलता है। हम सोच रहे थे कि 40 साल के बाद शरीर का गिरना एक नॉर्मल एज प्रोग्रेशन है, पर सच ये निकल कर आया कि हम एक ऐसे आधुनिक और तेज दौर में जी रहे हैं जहां हम अपना इंजन रोज गलत फ्यूल से तबाह कर रहे हैं, यानी लैक ऑफ फाइबर और रात को देर से खाना खाकर। सही कहा। और ऊपर से स्ट्रेस का तड़का लग। हाँ, और ऊपर से लगातार ऑफिस के ईमेल्स पर हमारा दिमाग वही कॉर्टिसोल फेंक रहा है जैसे जंगल में कोई शेर हमारे पीछे पड़ा हो। पर ठीक करने के टूल भी बायोलॉजी ने ही हमें दे रखे हैं। वही 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया और ऑक्सीटोसिन। राइट,
वो 100 ट्रिलियन बैक्टीरिया जिन्हें हम उन 3 F से खुश रख सकते हैं, और वो 7 हग रूल जो उस पुराने इमरजेंसी अलार्म को चुप करा देता है। एग्जैक्टली और इन सबको आजमाने का कोई कॉस्ट भी नहीं है। लेकिन देखिए, इस पूरी चर्चा और इन सोर्सेस को पढ़ने के बाद मेरे दिमाग में ना एक ख्याल रुक ही नहीं रहा है, वो क्या है? और मैं चाहूंगी कि हमारे सुनने वाले लोग भी इस पर जरूर सोचें। अगर हमारा दिमाग आज के एक सिंपल से ईमेल या किसी क्लाइंट मीटिंग की टेंशन पर बिल्कुल उसी बायोलॉजिकल तरीके से रिएक्ट करता है जैसे वो हजारों साल पहले किसी खतरनाक शेर को देखकर करता था, तो ऐसी और कितनी आदत और चीजें हैं आज के इस मॉडर्न टेक ड्रिवन दौर में। ये सोचने वाली बात है। हाँ, जो बिना हमारे जाने पर्दे के पीछे से हमारी बायोलॉजी और हमारे इन प्राचीन सर्वाइवल सिस्टम्स को अजीब-अजीब तरीके से ट्रिगर कर रही हैं। क्या पता हमारी बार-बार फ़ोन चेक करने की जो लगातार आदत है, या रात में स्क्रीन की वो ब्लू लाइट हमारे किसी और एंशिएंट सिस्टम को बेवक्त छेड़ रही हो। इसका भी एक लंबा बिल फटेगा कभी ना कभी। वही तो, इस एक मिसमैच पर ज़रूर विचार कीजिएगा सब लोग, क्योंकि हमारे पास चलाने के लिए सिर्फ एक ही ऐसी मशीन है, और 40 के बाद नई वारंटी का कोई ऑप्शन नहीं आने वाला।